एक समय की बात है। एक शांत और हरा भरा राज्य था जिसका नाम था चंद्रपुर। यहाँ के राजा वीरेंद्र अपनी प्रजा के लिए बेहद दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी पत्नी रानी मालती और बेटी राजकुमारी सौम्या को अपने वैभव और शाही ठान बान से बहुत ज्यादा प्यार था। लेकिन राजकुमार यशवंत अपने पिता की तरह ही दयालु और नम्र था। चंद्रपुर के एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब किसान हरिया, जिसकी जिंदगी मेहनत और अभावों से भरी हुई थी। हरिया के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रामू जो लकड़हारा था और छोटा बेटा मंगल जो मछुआरा था। रामू और उसकी पत्नी कमला को धन दौलत की चाह थी और वे बूढ़े हरिया की परवाह नहीं करते थे। लेकिन मंगल और उसकी पत्नी राधा हरिया के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम रखते थे। सुबह का समय था। हरिया का छोटा सा मिट्टी का घर जिसकी दीवारें पुरानी है। बाहर एक टूटी फूटी सी चारपाई पर हरिया बैठा हुआ है, हाथ में एक पुराना लोटा लिए। पास में एक छोटा सा तालाब है जहाँ मंगल मछली पकड़ने की तैयारी कर रहा है। मंगल मेरे बेटे, अगर आज तुझे तालाब में कुछ अच्छी मछलियाँ मिल जाएं, तो बाजार में बेचकर थोड़ा अनाज ले आना। घर में अब तो रोटी बनाने के लिए आटा भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुझे चिंता हो रही है कि अब हम क्या खाएंगे। मेरे जैसे बूढ़े का तो अब बस भगवान ही सहारा है। बाबा, आप इस तरह की चिंता क्यों करते हैं? मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि तालाब से सबसे अच्छी मछली पकड़ूं। राधा बाजार जाकर अनाज ले आएगी। और हाँ, आपकी दवा भी तो लानी है, वो मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। आप बस दिल से सारी फिक्र निकाल दीजिए और थोड़ा सुकून से बैठिए। मंगल, तू मेरा सच्चा बेटा है। भगवान तुझे और राधा को सदा सुखी रखे। लेकिन रामू और कमला, वो दोनों दिन रात बस पैसे और धन दौलत की बात करते हैं। मेरी बात सुनने को उनके पास वक्त ही नहीं है। कभी कभी तो लगता है मैं उनके लिए एक बोझ बन गया हूँ। बाबा, आप रामू भैया की चिंता छोड़ दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन उन्हें भी समझ आ जाएगा कि परिवार और आपकी कितनी अहमियत है। आप बस अपना मन शांत रखिए। मैं और राधा तो आपके साथ हैं ही, फिर आपको किसी और की क्या जरूरत? बताइए ना बाबा, क्या चाहिए आपको? तभी राधा घर से बाहर निकलती है। उसके हाथों में एक टोकरी थी जिसमें कुछ जंगली सब्जियां थी। वो हरिया के पास आकर उसके पास चारपाई पर बैठ जाती है। बाबा, मैंने जंगल से ये कुछ सब्जियां लाकर पकाई है। दोपहर का खाना तैयार है, आप जरूर खा लेना। और हाँ, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं और मंगल सब कुछ संभाल लेंगे। आपको बस आज सौम्य करना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। बहू, तुम और मंगल मेरे लिए किसी हीरे से कम नहीं हो। तुम दोनों के बिना इस बूढ़े का क्या होता, मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन रामू और कमला, वो मुझे बोझ समझते हैं। उनकी बातें सुनकर दिल को चोट सी लगती है। क्या मैं सचमुच उनके लिए अब कुछ काम का नहीं रहा? बाबा, आप बोझ नहीं है, आप तो हमारी ताकत है। रामू भैया और कमला भाभी को अभी दुनिया की चमक दमक दिखती है, लेकिन समय के साथ उन्हें इसका एहसास हो ही जाएगा। और आप बस अपने दिल को तसल्ली दीजिए, हम सब आपके साथ हैं बाबा। तभी रामू और कमला घर से बाहर आते हैं। रामू के कंधे पर एक कुल्हाड़ी थी और कमला के हाथ में एक पुराना थैला। दोनों के चेहरों पर बेचैनी और जल्दीबाजी साफ दिख रही थी। बाबा, फिर वही पुरानी बातें शुरू कर दी। हर बार यही रोना, पैसे नहीं, अनाज नहीं। मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने, कुछ पैसे कमा कर लाऊंगा। लेकिन आप ये रोज रोज की शिकायतें बंद करो, मेरे कान दर्द करने लगते हैं। क्या हर वक्त हमें बस आपकी ही फिक्र करनी है? हाँ बाबा, आप तो बस हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। हम क्या सारा दिन आपके लिए ही मेहनत करें? बोलिए, हमें भी तो अपनी जिंदगी जीनी है। हमारे भी कुछ सपने हैं, कुछ जरूरतें हैं। क्या बाबा, बस आपकी हमेशा बातें ही सुनते रहें क्या? बोलिए ना बाबा।
मैंने तो बस इतना कहा बेटा कि थोड़ा अनाज ले आना। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। बस थोड़ा सहारा चाहिए इस बूढ़े को। अनाज अनाज अनाज, हर बार यही बात। मैं लकड़ियां बेचकर जो कमाने की कोशिश करता हूँ वो मेरे और कमला के लिए है। तुम मंगल से मांगो, वो तुम्हारा लाडला बेटा है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ फिर भी आपकी शिकायतें खत्म नहीं होती। भैया, बाबा की देखभाल हम सबका फर्ज है। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? बाबा ने हमें पाला पोसा और आज आप उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। क्या ये सही है? आप खुद सोचिए ना। रामू और कमला चले जाते हैं। हरिया चुपचाप चारपाई पर बैठ जाता है। मंगल और राधा एक दूसरे को देखते हैं। फिर मंगल जाल उठाकर तालाब की ओर जाता है। दरबारियों, आज हम अपनी प्रजा की समस्या सुनेंगे। जो भी अपनी बात कहना चाहे निसंकोच आगे आए। हमारा दरबार प्रजा की भलाई के लिए ही है और हर किसी की बात सुनी जाएगी। महाराज, हर बार यही होता है। कोई ना कोई गांव वाला आएगा, कोई ना कोई शिकायत लेकर। क्या हमारा सारा समय इन्हीं की बातें सुनने में चला जाएगा? हमारे पास भी तो अपने शाही कर्तव्य है, उत्सवों की तैयारी है। बोलिए। हाँ बाबा, माँ, ये लोग तो बस खजाने पर ही नजर रखते हैं। हमें अपने त्योहारों और महल की सजावट की तैयारी करनी चाहिए। क्या हर बार इन्हीं की समस्याओं में उलझे रहेंगे? तो हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं ना। माँ, सौम्या, प्रजा की सेवा ही राजा का पहला कर्तव्य है। अगर उनकी समस्या नहीं सुनेंगे तो हमारा यह दरबार किस काम का? प्रजा की खुशहाली के बिना हमारा वैभव अधूरा है। आपको नहीं लगता कि हमें उनका दुख दर्द समझना चाहिए? राजकुमार, आप हर बार यही कहते हैं। प्रजा की सेवा का मतलब ये नहीं कि हम अपना सुख चैन सब कुछ छोड़ दें। हमारे पास भी तो जिम्मेदारियां हैं, शाही परिवार की गरिमा बनाए रखने के लिए। महारानी, राजकुमार सही कह रहे हैं। एक राजा का सुख उसकी प्रजा की खुशहाली में है। चलिए अब समस्या सुनते हैं। आज कौन आया है हमारे दरबार में अपनी बात रखने? तभी एक बूढ़ा व्यक्ति दरबार में प्रवेश करता है। वो हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो जाता है। महाराज, हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारी नदी सूख गई है, खेत बंजर हो गए हैं, बच्चों को पीने का पानी तक नहीं मिलता। हमारी फसलें मर रही हैं और हमारी आजीविका खतरे में है। कृपया हमारी मदद करें। बाबा, आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। हम तुरंत इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन बताइए, आपको अभी तुरंत क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि आपकी तकलीफ जल्दी से जल्दी कम हो। महाराज, अभी के लिए अगर कुछ अनाज और पानी की व्यवस्था हो जाए तो हमारी जान बच जाए। हमारे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। हमारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हर बार यही मांग महाराज। अगर हम गांव वालों को अनाज बांटते रहेंगे तो हमारा राजकोष खाली हो जाएगा। क्या हमारा राजकोष बस इन्हीं के लिए है? और हाँ, अगर ये लोग खुद मेहनत करें तो नदी खुद नहीं भर जाएगी क्या? बोलिए, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या ये अपनी समस्याओं का हल खुद नहीं ढूंढ सकते हैं क्या? सौम्या, अगर नदी सूख गई है तो मेहनत से क्या होगा? हमें उनकी मदद करनी होगी। बाबा, मैं खुद आपके गांव जाऊंगा और स्थिति का निरीक्षण करूंगा। आप चिंता न करें, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। राजकुमार, आपकी दया से हमारी जीने की नई उम्मीद जागी है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। आपकी दया का दीपक हमेशा जलता रहे। राजकुमार, आप जाइए और गांव की स्थिति देखिए। सैनिकों, तुरंत कुछ अनाज और पानी की व्यवस्था करो। हमारी प्रजा को किसी भी हाल में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रानी मालती और सौम्या एक दूसरे को देखकर मुंह बनाती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती। यशवंत गांव वालों के साथ बाहर निकल जाते हैं। मैं आपकी परेशानी देखकर बहुत दुखी हूँ।
ये अनाज और पानी अभी आपके लिए लाया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इस समस्या का कोई स्थायी समाधान ढूंढें। हमें मिलकर गांव को फिर से समृद्ध बनाना है। राजकुमार, आपकी दया से हमारी जान बच जाएगी, लेकिन हमारी नदी सूख गई है। अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो हम फिर से खेती कर सकते हैं। हमारे खेत फिर से हरे भरे हो सकते हैं। और राजकुमार जी, हमारे बच्चों को पढ़ने का भी कोई साधन नहीं है। अगर गांव में एक विद्यालय हो तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। शिक्षा से हमारे बच्चे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। आप सबकी बात बिल्कुल सही है। मैं पिताजी से कहूंगा कि यहाँ एक नहर बनाई जाए और एक विद्यालय भी खोला जाए। लेकिन आप लोग भी हमारी मदद कीजिए। बताइए गांव में और किस चीज की जरूरत है? हम सब मिलकर इसे सुधार सकते हैं। राजकुमार, हम गरीब लोग हैं। मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन कभी सूखा, कभी बाढ़, हमारे हिस्से में मुसीबतें आती हैं। मेरे 2 बेटे हैं, मंगल और रामू। मंगल और उसकी पत्नी राधा मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा रामू और उसकी पत्नी कमला, वो मुझे बोझ समझते हैं। मेरी वजह से उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी रुक गई है। बाबा, आपको कोई बोझ नहीं समझता। आप इस गांव के बुजुर्ग हैं। मैं खुद रामू से बात करूंगा। और हाँ, आपकी तबीयत कैसी है? दवा की जरूरत हो तो बताइए। आपकी सेहत हमारे लिए बहुत मायने रखती है। राजकुमार, आप जैसे लोग इस धरती पर बहुत कम होते हैं। मेरी तबीयत ठीक है, बस थोड़ा कमजोर हूँ। मंगल और राधा मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। उनकी वजह से ही मैं अभी तक जी रहा हूँ। तभी रामू और कमला जंगल से लौटते हैं। रामू के सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। वो राजकुमार को देखकर रुक जाता है। अरे राजकुमार जी, आप यहाँ? हमारे जैसे गरीब गांव में आपका क्या काम? आप तो महल में रहते हैं, यहाँ की धूल मिट्टी में क्यों आए? रामू, मैं यहाँ गांव की मदद के लिए आया हूँ। तुम अपने बाबा की इतनी बेइज्जती क्यों करते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनकी देखभाल तुम्हारा फर्ज है? बाबा ने तुम्हें पाला और आज तुम उन्हें यूं अनदेखा कर रहे हो। राजकुमार, आप नहीं समझेंगे। हम दिन रात मेहनत करते हैं। ये बूढ़ा हर बार शिकायत करता है। हमें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। क्या हम सारी उम्र बस बाबा की सेवा में लगे रहें? और हाँ, हम अपने लिए कुछ पैसे जोड़ रहे हैं। हमें भी अपने सपने पूरे करने हैं। बाबा की हर बात पर ध्यान दे तो हमारा क्या होगा? हमें भी तो आगे बढ़ना है। बोलिए। भैया, आपको शर्म नहीं आती? बाबा ने हमें पाला और आज आप उन्हें बोझ कह रहे हैं। अगर राजकुमार यहाँ नहीं आए होते तो क्या तुम गांव की हालत देखते, कुछ सोचते कि हम सब मिलकर इसे बेहतर कर सकते हैं? भैया, बाबा की उम्र हो गई है। उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। आप और भाभी ये क्यों नहीं समझते हैं? बाबा का सम्मान करना ही हम सबकी जिम्मेदारी है। ए राधा, तू और मंगल तो बस उपदेश देने में माहिर हो। जाओ, जाकर तालाब में जाकर अपनी मछलियां पकड़ो। हमें अपनी जिंदगी जीने दो और ये हमें उपदेश देना बंद करो बस। हाँ, पूरा टाइम उपदेश देते रहते हैं हमें। रामू, कमला, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। गांव की मदद के लिए मैं एक योजना शुरू करने जा रहा हूँ। अगर तुम इसमें हिस्सा लोगे तो तुम्हें भी फायदा होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने बाबा और गांव वालों का सम्मान करना होगा। क्या तुम तैयार हो? ठीक है राजकुमार, हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये गांव वाले भी तो कुछ नहीं करते। सारा बोझ हम पर ही क्यों डाला जा रहा है? गांव वाले मेहनत करते हैं रामू, बस उन्हें सही दिशा चाहिए। मैं कल फिर आऊंगा और हम सब मिलकर नहर और विद्यालय कैसे बनाना है इसकी योजना बनाएंगे। राजकुमार अनाज और पानी बंटवाकर वापस महल की ओर चले जाते हैं। मंगल और राधा हरिया के साथ घर की ओर निकल जाते हैं। पिताजी, मैंने गांव की स्थिति देखी। नदी सूखने से खेत बंजर हो गए हैं। हमें वहां नहर बनवानी चाहिए। साथ ही बच्चों के लिए एक विद्यालय की भी जरूरत है। इससे गांव का भविष्य बेहतर होगा। राजकुमार, आप हर बार गांव वालों की बात करते हैं,
क्या हमारे खजाने में इतना धन है कि हम हर गांव में नहर और विद्यालय बनवाएं? हमारे पास भी तो शाही खर्च है, महल की सजावट और उत्सवों की तैयारी। बोलिए। हाँ भैया, आप तो बस गांव वालों के लिए ही जीते हैं। हमें नए महल की सजावट करवानी है, उसका क्या? क्या हमारा कोई हक नहीं है अपने सुख पर? बोलिए ना भैया। महारानी, राजकुमारी, आप दोनों को समझना होगा कि हमारा खजाना प्रजा की भलाई के लिए है। राजकुमार, आपकी योजना अच्छी है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि खजाने पर ज्यादा बोझ ना पड़े। कोई ऐसी योजना बताइए जो संतुलित हो। पिताजी, मैंने सोचा है कि हम पड़ोसी राज्यों से व्यापार बढ़ाकर पैसा जुटा सकते हैं। साथ ही गांव वालों को नहर बनाने में शामिल करेंगे। इससे उन्हें रोजगार भी मिलेगा और गांव का विकास भी होगा। व्यापार, रोजगार, ये सब कुछ तो बहुत समय लेगा। मैं कहती हूँ थोड़ा सा अनाज और पानी भेज दीजिए और बात खत्म कीजिए। हर बार इतना सोचने की क्या जरूरत है? हाँ, और गांव वालों को कह दीजिए कि मेहनत करें। हमें क्यों बार बार परेशान करते रहते हैं? क्या वे खुद अपनी समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकते हैं? माँ, अगर हम सिर्फ अनाज भेजकर भूल जाएं, तो अगले साल फिर वही समस्या होगी। हमें उनकी समस्या बेहतर करनी होगी। हमें स्थायी समाधान ढूंढना होगा ताकि गांव वाले आत्मनिर्भर बन सकें। राजकुमार, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम आपको इस काम की जिम्मेदारी देते हैं। जाइए, नहर और विद्यालय बनाने की योजना बनाइए। हम आपके साथ हैं। रानी मालती और सौम्या चुप रहती हैं, लेकिन उनकी नाराजगी उनके चेहरों पर साफ दिखती है। यशवंत बाहर निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद गांव में नहर बनाने का काम शुरू हो चुका होता है। राजकुमार यशवंत भी गांव वालों के साथ काम कर रहे थे। मंगल और राधा भी मदद कर रहे थे, लेकिन रामू और कमला अलग खड़े होकर सभी को निहार रहे थे। सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये नहर हमारे गांव को फिर से हरा भरा बना देगी। हम सबके लिए एक नया भविष्य बनेगा। राजकुमार, आपने हमें नई उम्मीद दी। हम सब आपके साथ हैं। ये नहर हमारे खेतों को फिर से जीवंत कर देगी और हमारी मेहनत रंग लाएगी। और विद्यालय का काम भी शुरू हो गया है। बच्चे बहुत खुश हैं। वे पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे करेंगे। आपकी दया ने हमें नया रास्ता दिखाया है। राजकुमार, आपने मेरे जैसे बूढ़े के लिए इतना किया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे लिए तो आप भगवान के समान हैं। बाबा, ये मेरा फर्ज है, लेकिन रामू, तुम और कमला यहाँ अलग क्यों खड़े हो? आओ, मदद करो। ये गांव हम सबका है और इसे बेहतर बनाने में तुम्हारा भी योगदान जरूरी है। राजकुमार, हमें तो अपनी लकड़ियां बेचने जाना है। ये नहर बनाने का काम हमारे बस का नहीं है। हमारी अपनी जिंदगी है, अपने काम हैं। हाँ, और हमें क्या फायदा? हम तो अपने लिए पैसे जोड़ रहे हैं। ये सब करने से हमारी जिंदगी में क्या ही बदल जाएगा? भैया, आपको गांव की चिंता नहीं। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और आप बस पैसों की बात कर रहे हैं। क्या ये गांव, ये परिवार आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता? भैया, भाभी, अगर गांव में पानी आएगा तो हम सबके खेत लहराएंगे। इससे आपको भी फायदा होगा। क्या आप अपने भविष्य के लिए नहीं सोच सकते हैं? बोलिए। रामू, अगर तुम इस काम में हिस्सा लोगे तो मैं तुम्हें नहर के रखरखाव की जिम्मेदारी दूंगा। इससे तुम्हें स्थायी आमदनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? स्थायी आमदनी। ठीक है राजकुमार, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन कमला, तुझे क्या लगता है, क्या हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए? ठीक है रामू, लेकिन हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना? बोलो। हम पहले ही दिन रात जंगल में मेहनत करते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी कमला, लेकिन ये मेहनत तुम्हारे और गांव के भविष्य के लिए है। तुम इसमें शामिल हो तो तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। रामू और कमला भी धीरे धीरे काम में शामिल हो जाते हैं। हरिया ये देखकर मुस्कुराता है। कुछ महीनों की लगातार मेहनत के बाद गांव में नहर बन चुकी थी और खेतों में पानी बह रहा था। बच्चे नए विद्यालय में पढ़ने जाने लगे। हरिया, मंगल और राधा विद्यालय के बाहर खड़े होकर बच्चों की हंसी सुन रहे थे। तभी रामू और कमला भी वहां आ जाते हैं। मंगल, राधा,
तुमने मेरे सपने को सच कर दिखाया। ये बच्चे पढ़ लिख कर एक दिन पूरे गांव का नाम रोशन करेंगे। मेरे बूढ़े दिल को आज बहुत सुकून मिला है। बाबा, ये सब राजकुमार यशवंत की वजह से हुआ है। उन्होंने ही हमें सही रास्ता दिखाया। उनकी दया ने हमारे गांव को नया जीवन दिया है। और बाबा देखो, रामू भैया और भाभी भी अब गांव के लिए काम कर रहे हैं। अब हम सब साथ हैं, एक परिवार की तरह। हाँ मंगल, मैंने गलती की। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि बाबा और गांव का ख्याल रखना कितना जरूरी है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं माफी मांगती हूँ बाबा, मैंने आपको बोझ समझा, लेकिन अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। हम सब मिलकर इस गांव को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। मेरे बच्चों, तुम सब मेरे लिए अनमोल हो। आज मेरे दिल को सुकून मिला। तुम सबके एक होने से मेरा जीवन धन्य हो गया। अरे, ये तो बहुत ही सुंदर हार है। और हाँ बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारा भविष्य इस गांव की नींव है। राजकुमार, आपने हमारे गांव को नया जीवन दिया। हम आपके आभारी हैं। आपकी दया का दीपक हमेशा हमारे दिलों में जलेगा। राजकुमार, मैंने और कमला ने कई गलतियां की, लेकिन आपकी वजह से ही हमें सही रास्ता मिल पाया। हम अब गांव के लिए पूरी मेहनत करेंगे। रामू, गलतियां हर कोई करता है, लेकिन जो अपनी गलती सुधार ले वही सच्चा इंसान है। तुमने सही रास्ता चुन लिया, यही सबसे बड़ी बात है। राजकुमार, आपने चंद्रपुर का नाम रोशन किया है। गांव वालों की खुशी देखकर हमारा हृदय गर्व से भर गया है। आपने साबित कर दिया कि दया और मेहनत से सब कुछ संभव है। राजकुमार, हमने आपकी बात को गलत समझा। अब हमें लगता है कि प्रजा की सेवा ही सच्चा राजधर्म है। हम भी अब इस काम में अपना साथ देना चाहेंगे। भैया, मैं भी गांव जाना चाहती हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ले चलेंगे? मैं भी प्रजा की सेवा में कुछ योगदान देना चाहती हूँ। बिल्कुल सौम्या। और माँ, आप भी हमारे साथ चलें। गांव वालों की मुस्कान देखकर आपको भी सुकून मिलेगा। ये अनुभव आपके दिल को छू लेगा। महाराज, राजकुमार यशवंत ने हमें सिर्फ अनाज और पानी नहीं दिया, बल्कि एक नया जीवन भी दिया। हमारा गांव अब फिर से लहला रहा है। उनकी दया हमारे लिए एक दीपक की तरह है। और हमारे बच्चे अब विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये सब राजकुमार की दया का दीपक है, जो हमेशा जलता रहेगा। ये दीपक हमेशा जलता रहेगा। राजकुमार, आपने साबित कर दिया कि दया और मेहनत से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। दरबार में तालियां गूंजने लगती हैं। रानी, मालती और सौम्या पहली बार गांव वालों की ओर मुस्कुराती हैं। इस तरह चंद्रपुर में दया का दीपक जल उठा। राजकुमार यशवंत की प्रेरणा से न केवल गांव लहराया, बल्कि रामू और कमला ने भी अपने कर्तव्य को समझा। रानी, मालती और राजकुमारी सौम्या ने भी प्रजा की सेवा का महत्व जाना। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची दौलत धन संपत्ति में नहीं, बल्कि दया, एकता और कर्तव्य निष्ठा में होती है।